आर्मी वेटरन्स के साथ यहां इस वक्त हम वॉर रूम में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपको मालूम है कि कल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस बार पहचान करके हिंदू पर्यटकों को टारगेट किया गया। उनसे पूछा गया तुम्हारा धर्म क्या है, जिसने बताया हिंदू है, गोली मार दिया गया। कुल 27 निर्दोष लोगों का खून बहा है और इस कायरतापूर्ण हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का कि आखिर यह हमला कैसे हो गया और अब इस हमले के बाद भारत यानी देश की सरकार कैसे आतंकवाद और पड़ोसी दुश्मन मुल्क को जवाब देगी। क्या इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी या फिर एयर स्ट्राइक या फिर इन सबसे अलग कुछ देखने को मिलेगा। इस बार भारत पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगा कि वो आतंकियों को पालना भूल जाएगा। क्या ऐसा होगा और क्या इस बार वो होगा जिसका जनता इंतजार कर रही है और जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आखिर क्या होगी, अगर हुई तो रणनीति क्या होगी, वो रणनीति जो हमारे वेटरन्स हमारे साथ सार्वजनिक रूप से साझा कर सकते हैं। किस तरह की प्लानिंग होगी ये हम आपको बताएंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में होंगे खास मेहमान जिन्होंने खुद दुश्मन के साथ मोर्चा संभाला है, कभी ना कभी कई रणनीतियां बनाई हैं, उनको अंजाम दिया है, पाकिस्तान को धूल जटाई है। सब कुछ आप जानेंगे, हम सब कुछ बताएंगे टाइम्स नाउ भारत के वॉर रूम में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अब हिंदुस्तान बदला लेगा, जो कि भारत के आक्रोश को देखते हुए, भारत के दुख को देखते हुए लगता है कि अब आसन्न है यह बदला किसी भी वक्त, तो वो कब होगा, कहां होगा, कैसे लिया जाएगा बदला। इन्हीं सवालों का जवाब कब, कहां और कैसे बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान जिनके साथ में आपका परिचय करवाता हूं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ हैं। जनरल मैस्टन से शुरुआत करता हूं। जनरल मैस्टन हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं आप? और जाहिर है आज कैसे हैं पूछने का कोई औचित्य नहीं है कि हर किसी का दिल रो रहा है। डीके पांडे साहब ग्रुप कैप्टन हमारे साथ हैं। उत्कर्ष सर, कर्नल साहब आपके साथ बड़े दिनों बाद, लेकिन ये मौका होगा, मैंने सोचा नहीं था चर्चा करने का, लेकिन आज के दिन जब हम मिल रहे हैं तो ये जानना बड़ा आवश्यक है कि क्या देश का आक्रोश बहुत जल्द शांत होता हम देखेंगे या बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। हमारे साथ जनरल सिन्हा भी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कुछ ही देर में दिनेश नैन साथ भी जुड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपमा मुंशी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रही हैं। लेकिन अब क्या होगा, कैसे होगा, ये अगर आपको जानना है तो उसके पहले हिस्से की तरफ चलिए। कब होगा ये? अगर कल ये घटना अंजाम दी गई, 2019 के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, तो इसके कितने दिनों बाद, इससे पहले की जो घटनाएं हैं वो क्या बताती हैं? भारत किस तरीके से कैलकुलेट करेगा कि वो टाइम क्या होगा, क्योंकि रणनीति में सबसे ज्यादा अहम होती है टाइमिंग के संदर्भ में यहां से क्या अंदाजा लगता है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये आतंकी हमला जो हुआ, हर बार जब इसके पहले आतंकी हमले हुए हैं तब जवाब किस तरीके से दिया गया है, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। सबसे पहले ये देखिए, 18 सितंबर 2016 ये उड़ी के आतंकी हमले की तारीख मैं आपको बता रहा हूं। आइए मैं आपको जरा ये दिखाऊं कि इसके पहले के जो आतंकी हमले हुए हैं उनका वक्त क्या कहता है। उनका वक्त यह बताता है कि कुछ दिनों के भीतर अपनी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के बाद, स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यह देखते हुए और यह भी देखते हुए कि देश क्या चाहता है, वक्त मुकर्रर किया गया। 18 सितंबर 2016 उरी में आतंकी हमला हुआ। यहां क्लोज इन कीजिए, इस जगह पर प्लीज, केवल इस जगह पर दिखाइए, वॉल दिखाइए। हम अपने मेहमानों के पास जल्द चलेंगे, तब मेहमानों को भी दिखाइएगा, लेकिन अभी दिखाइए 18 सितंबर 2016 उरी में आतंकी हमला और उसके 11 दिन बाद हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की। इस बार जो वक्त चुना गया वो 11 दिन बाद का था। 18 सितंबर 2016 उरी आतंकी हमला, 28 सितंबर 2016 को काउंटर अटैक किया गया। इससे क्या अभी के बारे में कोई अंदाजा मिलता है? भारतीय सेना ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर आतंकियों को मारा। उरी में आतंकी हमले के संदर्भ में कब का जवाब मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। आज के रेलेवेंस में सर्जिकल स्ट्राइक में 150 आतंकी ढेर किए गए थे उस समय, और सीआरपीएफ बस को उस समय टारगेट बनाया गया था। पुलवामा में आप जानते हैं, इससे पहले का जो सबसे बड़ा आतंकी हमला जो कल हमने देखा, उससे पहले 2019 में हमने देखा था। 14 फरवरी 2019 पुलवामा का आतंकी हमला, 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की गई।
एयरफोर्स के फाइटर्स बालाकोट में घुसे और फाइटर्स के हमले में आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। एयर स्ट्राइक में 350 आतंकी मारे गए। 27 निर्दोष लोगों की हत्या का जाहिर है बदला लिया गया। और यहां भी अगर आप टाइमिंग देखें तो आपको दिखाई देता है 11 दिन। क्या यहां पर भी ये कुछ इंडिकेशन है क्या इस संदर्भ में कि ये हमला अगर हिंदुस्तान की तरफ से होगा तो कब होगा? अभी हम कब का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखिए 22 अप्रैल 2025 कल की तारीख में आपको बता रहा हूं, यह पहलगाम में हमला हुआ, 27 निर्दोष लोगों की हत्या हुई। ये जो हम कह रहे हैं पहलगाम में हमले के संदर्भ में, अब भारत के एक्शन की बारी है। तो ये कितने दिनों का? पहले 2 बार हमने जो देखा वो ये देखा कि जो गैप हो रहा है लगभग 11 दिन, 10 से 11 दिन का हो रहा है। क्या कब का, अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करें वैसे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक मामला है, हिंदुस्तान क्या सोचता है, हिंदुस्तान के वॉर वेटरन्स अगर जानते हैं तो भी वो हमारे साथ एज इट इज साझा नहीं करेंगे। लेकिन भारत यह चाहता है कि जल्द से जल्द हमारा जो जख्म है उस पर मरहम लगाया जाए। आइए चलता हूं अपने मेहमानों के पास और जनरल मिस्टन आपसे शुरुआत करना चाहता हूं कि क्या पहले जो हुआ लगभग उसकी पुनरावृत्ति हम देखेंगे हफ्ते भर के अंदर या बमुश्किल 1.5 हफ्ते के अंदर वो जो चाहता है देश वो हो जाएगा? और दिनेश, ऐसा है, भारत ये चाहता है कि ये हमला जल्दी से जल्दी हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमला किस प्रकार करना है। देखिए, वो सबसे बड़े फैक्टर तो वही डिक्टेट करेगा। लेकिन उससे पहले ये 2 चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान में रखने वाली है। देश तो तुरंत चाहता है कि तुरंत हमला होना चाहिए, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, जो कैबिनेट कमेटी बैठेगी आज सिक्योरिटी के, और जो आर्म फोर्सेस के इनपुट्स होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उसमें यह देखा जाएगा आज की तारीख में या 2 दिन के अंदर अगर हम हमला करते हैं तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या रहेगा। पाकिस्तान बिल्कुल अभी अलर्ट पे है, हाई मोड ऑफ अलर्ट में। तो मेरे ख्याल थोड़ा डिले हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन को जितना डिले करो, आपने देखा था जब इजराइल ने भी ईरान पे अटैक किया था, पूरी दुनिया अटकटा लगा रही थी कि कब हमला होगा। तो डिले भी किया जा सकता है, क्योंकि जितना डिले करें मोमेंटम तो टूटेगा, लेकिन पाकिस्तान अचंभे में रहेगा, रोज उसमें चर्चा होती रहेगी कब कहां कैसे हो रहा है, और वही सबसे बड़ा हमारे लिए सरप्राइज है। तो डेट मेरे को लगता है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और ये करेंगे, और ये बहुत टॉप सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा, और एक दिन होगा। और वो किस प्रकार होगा वो अगला आपका सवाल जरूर होगा कि किस प्रकार क्या हो सकता है। पुलवामा 40 हमारे जवान जब शहीद हुए, आपने देखा कि उसके 11 दिन के भीतर हिंदुस्तान ने जाकर पाकिस्तान को उसकी कॉलर से पकड़ लिया था। इस बार भी और इसके पहले उरी वाले मामले में भी हमने देखा 10 से 11 दिन का वक्त। क्या जनरल सिन्हा, ये इसमें जब ये देखा जाता है कि हमको रिटेलिएट करना है तो किन किन कंसिडरेशन पे ध्यान होता है? सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है सरप्राइज। दुश्मन यदि एक्सपेक्ट करता है कि आपका ये पैटर्न होगा और आप उसी पैटर्न में आप हरकत करते हो तो यू आर वॉकिंग इनटू एम्बुश। तो सरप्राइज सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है। सरप्राइज आप कैसे अचीव करो? सरप्राइज अचीवमेंट तब किया जाता है जब दुश्मन A, B, C एक्सपेक्ट कर रहा है और आप ऑप्शन D लेते हो। अब टाइम जो आप कहिए कि 11 डेज 7 दिन का पहले पैटर्न है तो हम 15 दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, मेरा ख्याल है ये जब दुश्मन सबसे असावधान होगा, सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहा होगा। वही उसी पे आ रहा हूं, इसी सरप्राइज एलिमेंट पे ही मैं आ रहा हूं। जब कॉम्प्लेसेंसी आ जाए दुश्मन के मन में कि इस बार रिटेलिएशन नहीं होगा, दैट इज द टाइम टू स्ट्राइक। और दूसरी बात, स्ट्राइक जैसे हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हमने एयर स्ट्राइक किया, उसके वेरिएंट कई हो सकते हैं, कई पॉसिबिलिटी है। ये मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा, मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में मैं ये नहीं कह सकता हूं एक्शन A, B, C होगा। right. लेकिन वेरिएंट, मैं इशारों में कह रहा हूं, कई वेरिएंट्स हैं। अभी तो मैं कब पे चर्चा कर रहा हूं, कहां और कैसे पे तो हम पहुंचेंगे सर। कब के संदर्भ में आपने ये जो डिमार्केट किया है, ये जो अंडरलाइन किया है कि तब जब दुश्मन सबसे कम एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सर जब सो रहा होगा देन हिट हिम। लेकिन ये तो अमूमन ये तो जनरल सिचुएशन में होता है। जब इस तरह का हमला हो और आपको एकदम से घाव दे दिया जाए, तब क्या आप इसका इंतजार करेंगे जब देश ये चाह रहा हो कि बदला फौरन? सर मैं आपके पास आता हूं, पांडे सर आपका रिएक्शन।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरप्राइज का एलिमेंट तो होना ही है कोई भी लड़ाई के अंदर। अगर सरप्राइज नहीं है तो उसको उसमें आपकी जो प्रभुत्वता है वो उसमें कमी आएगी। महत्वपूर्ण ये है कि आप जो सोच रहे हैं कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दुश्मन क्या सोच रहा है। दुश्मन सोच रहा है कि पैटर्न रहा है 10-11 दिन का, तो मेरे हिसाब से तो आप 3 दिन में अटैक करिए। उनके फाइटर तो कल रात से स्क्रैम्बल कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी उस पर आ रहा हूं कि 2 चीजें ऑब्जर्व की गई हैं। पाकिस्तान में पिछले 3 दिनों में बहुत ज्यादा मोमेंट हुए हैं, काफी रिसोर्सेज मूव किए गए हैं पीओके और जो ये अफेक्टेड एरिया है उसके पाकिस्तानी एरिया में, और काफी मूवमेंट जो है एयर में ऑब्जर्व की गई। फ्लाइट रडार पर लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया है, देखा कि किस प्रकार से मूवमेंट हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या डिप्लॉयमेंट पैटर्न है। लोगों ने अपने भारत का क्या डिप्लॉयमेंट में कौन जहाज कहां, यानी कि इंटेलिजेंस कवर, उसके लिए भी ऑपरेशंस कंडक्ट किए। पाकिस्तान 1 हफ्ते से ये तैयारियां हो रही थी। ये कहना कि ये अचानक हुआ है, ये बिल्कुल गलत होगा। तो पिछले 1 हफ्ते से तैयारियां हो रही है, और जो कहा गया है कि ये पाकिस्तान में जो उनके मंत्रीगण हैं उनके बीच में भी ये बात चल रही है कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है। लेकिन उन्होंने इसको आमंत्रित किया है। मुझे इसलिए लग रहा है कि 2 नेशन थ्योरी की बात करना, हिंदुओं से अपने आप को अलग दिखाने की बात करना, ये जो बातें वहां से की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, वो भी उनके जनरल की तरफ से। उत्कर्ष सर, ये जो हुआ है, क्या उसी का एक तरीके से कल्मिनेशन है जो कल हमने देखा है पुलवामा में? यहां जो लगातार गड़बड़ियां, बल्कि ये भी नहीं, आप देखिए पिछले 3-4 महीनों से ये चला आ रहा है, क्या ये सैलानियों पे अटैक करना इसका कल्मिनेशन है? देखिए, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार पिछले 35 सालों से चला रहा है, और पाकिस्तान इस प्रॉक्सी वार को बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पाता है। पाकिस्तान के लिए इतना कॉस्ट इफेक्टिव है ये वॉर कि 4 लाख रुपए में एक टेररिस्ट मिल जाता है वेपन के साथ, जो हिंदुस्तान में आकर जान देने को तैयार है। हर साल हम ये फसल बोते हैं, काटते हैं, बोते हैं, काटते हैं। ये प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है। इस पूरे 35 सालों में हम यही कर रहे हैं। 2019 के बाद कोई तब्दीली नहीं आई थी? कोई तब्दीली नहीं, ये ऐसे ही चलता है। हर साल आते हैं, हम मारते हैं, हर साल वो आते हैं, हम मारते हैं। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है इसको। अभी यहाँ पर जो बात आती है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कब अटैक होगा, अटैक बीच में आपको रोक रहा हूं सर। जी हाँ, हाइब्रिड हमले हो रहे थे बीच में। अगर आप देखें तो पठानकोट के बाद अब ये पहलगाम में जो हुआ है, ये पहली बार इस तरीके से एन मास लोगों को टारगेट किया गया है। ये भी कि सीधे आके सैलानियों को मारा गया है। सैलानियों को पहले टारगेट नहीं किया जा रहा। तो पिछले साल धर्म पूछ के तो मारा पहली बार गया। पिछले साल डोडा में 9 तीर्थयात्री मारे गए। राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं, बहुत ब्रीफली उसको सुन के आप वापस आते हैं इस कार्यक्रम। एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम। सबसे पहले तो जरा यह समझ लें कि जिस तरीके से भारत में गतिविधियां चल रही हैं उनका मायना क्या है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों का की मुलाकात, क्या इस बार कोई एक ज्वाइंट ऑपरेशन जैसा हमको देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है इस बार? कौन रहेगा? क्या नेवी के जरिए कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर असल में इसके बारे में हमारे वेटरन्स जानते तो हैं लेकिन यहां डिस्क्लोज करना ठीक नहीं समझेंगे? उत्कर्ष सर, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ पर तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से मिले हैं राजनाथ सिंह जी से।
अब यहाँ पर अपनी अपनी रेडीनेस, अपने अपने प्लान उन्होंने जरूर डिस्कस किए होंगे कि कहाँ पर हम इसका बदला ले सकते हैं। ये से प्लान सबके पास होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आप नेवी से इसका बदला लेना चाहते हैं, बालाकोट की तरह एयरफोर्स को लगाना चाहते हैं, या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह आर्मी से बदला लेना चाहते हैं। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहूंगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ठंडा करके बदला लेना चाहिए। आज हम सब चाहते हैं कि आज ही बदला हो, अभी बदला लिया जाए। अभी पाकिस्तान एंटीसिपेट कर रहा है कि ऐसा होगा, लेकिन जब पाकिस्तान एंटीसिपेट न करे उस वक्त बदला लेना चाहिए। और सबसे बड़ी दिनेश जी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेडिक्टेबल बदला नहीं होना चाहिए, टैक्टिकल लेवल पे बदला नहीं होना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जाने जाते हैं, वो तो इस तक के लिए जाने जाते हैं कि आप किसी राज्य का सीएम कौन होगा ये गेस कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो नाम होगा जिसके बारे में आपने सबसे कम सोचा है। और अगर ये फिर दुश्मन को सरप्राइज देने वाली बात है तो फिर तो वो इसके लिए जाने जाते हैं। तो क्या इस बार प्रेडिक्टेबिलिटी एकदम खत्म होगी? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला है? कहां होगा इसकी तरफ आते हैं जरा। ये जो मैप आप यहां पर देख रहे हैं, जरा यहां पर क्लोज इन कीजिए। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये एलओसी के अलोंग आपको स्थिति दिखाई दे रही है। और यहां पर कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान काबिज है, वहां पर ऐसी जगह है जहां से लॉन्च पैड, जहां पर आतंकियों के ट्रेनिंग की जगह बनाई गई हैं। उनमें से कौन सी जगह ऐसी हो सकती है जहां पर भारत इस समय सरप्राइज अटैक करेगा? अटैक के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि इट इज अ रिवेंज इज अ डिश बेटर सर्व्ड कोल्ड, लेकिन यहां पर कौन सी जगह ऐसी हो सकती है जिसको स्ट्रैटेजिकली भी भारत को सबसे पहले जिन जगहों पर जाकर कर्व करना चाहिए? मैं ये आपको थमाऊंगा जनरल मिस्टन, आप पास ऑन कर दीजिएगा इसको। आपके हिसाब से कौन सी वो जगह है जहां सबसे पहले, जहां सबसे ज्यादा घनत्व है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग चल रही है, जहां आतंकियों के आकाश सबसे ज्यादा हैं, जहां भारत को सबसे पहले टैकल करना चाहिए? देखिए, इनके जो कैंप्स हैं दिनेश, वो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में, खासकर मुजफ्फराबाद और मीरपुर और यहाँ पर फर्दर साउथ। तो देखिए ये जितना भी इलाका है ये हर जगह इनके ट्रेनिंग कैंप्स है। हमारे पास ऑप्शंस काफी हैं और मैं तो बोल सकता हूं कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि एक्टिवेट दी तमाम एलसी को एक्टिवेट करना, प्यूनिटिव एक्शन। प्यूनिटिव एक्शन करने का कहने का मतलब जैसे मैं कुपवाड़ा, मतलब आप ये कह रहे हैं गाजा की तरह इस पूरे इलाके को साफ किया जाए? नहीं, साफ नहीं, वो सैनिटाइज किया जाए, वो गलत होगा। प्यूनिटिव एक्शन मतलब है, देखिए एक चीज है गाजा में और यहाँ बहुत फर्क है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान और इंडियन आर्मी आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट है। मैं खुद यहाँ पर 4 जगह नौकरी कर चुका हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम कुपवाड़ा, रजौरी, अखनूर और फिर बाद में ले आ गए थे। तो कहने का मतलब है यहाँ जितनी भी डिप्लॉयमेंट है आई बॉल टू आई बॉल सिनेरियो है। तो बोला कि हम सबको क्लियर कर देंगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हमको प्यूनिटिव एक्शन कहने का मतलब है दंडात्मक कार्रवाई, जिसको हिंदी में कहें। हाँ, प्यूनिटिव एक्शन लिए जाने की जरूरत है। सर यहां पर मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं और आप में से आप जरा जनरल सिन्हा मेरे साथ आ जाएं, इसको समझाने में मदद करें। यहां पर आइए जरा। ये वो जगह है जहां ये कहा जाता है कि लगातार न सिर्फ यहां पर ट्रेन किया जा रहा है, कैसे हिंदुओं को पहचान करनी है, लोगों के बीच में वहां पर जो सौहार्द चल रहा है समाज में उसको कैसे बिगाड़ा जाए, इस तक की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब सिर्फ बंदूकों की ट्रेनिंग नहीं है, अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किस तरीके से करना है उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। हिंदुस्तान बदला कैसे लेगा, ये वो लॉन्च पैड्स हैं जिनका जिक्र सर मैं चाहूंगा आप इधर आइए और इसको समझाइए जरा। इनमें से कौन सी वो जगह है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है आपकी निगाह में? मुजफ्फराबाद का जिक्र हम अभी कर रहे हैं, यहां पर क्या चल रहा है? पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई 2 ट्रेनिंग सेंटर्स है आतंकवाद को, पूरा 6 स्टेजेस में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 6 फेजेस में, स्टेप 1, स्टेप 2, 6 फेजेस में, और लास्ट जो है उसमें वेपन्स वगैरह का ओरिएंटेशन दिया जाता है। 2 जो इंपॉर्टेंट सेट, मुजफ्फराबाद एंड कोटली, ये हाई वैल्यू टारगेट है। आप कहां की जो बात कर रहे हैं, कहां में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दर्द कहां मैक्सिमम होगा, मैं कहां दबाऊं ताकि चीखे वो, दुखती रग कहां है, दुखती रग कहां है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट, सेंसिटिव पॉइंट्स, एयर स्टेप, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं बोल कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं जाहिर जानता हूं आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे और देश हित में करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या मुजफ्फराबाद वो जगह है? मुजफ्फराबाद एंड कोटली
दोनों ये जगह सर है। भिम्बर का नाम लिया जाता है, तत्ता पानी का नाम लिया जाता है, मुजफ्फराबाद के आसपास इसकी सघनता होता है। मेन ये 2 सेंटर है, बाकी सब सब्सिडरी है, नाला सब है। ये है मुख्य पॉइंट। ये दोनों हाई वैल्यू टारगेट है, तो आपको ऐसा हाई वैल्यू टारगेट सेलेक्ट करना है जो कि ऐसा पंच दे पाकिस्तान चीखे। बालाकोट एयर स्ट्राइक वो होती है, हाई वैल्यू टारगेट था। हाँ, तो इसी तरह से हमको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आप अपनी जगह पे जाएं सर। अगर क्या मैं डीके पांडे सर को यहां बुला सकूं? डीके पांडे सर प्लीज, ये जो जगह हैं इनको देखते हुए आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजिकली कौन सा हमारा वो ऑर्गन है हमारी सेनाओं में जो लीड लेगा, जिसकी लीड में ऑपरेशन हो सकता है यहां पर? ये क्या जमीन के रास्ते होने वाली कार्रवाई है, ये हवाई अटैक होगा, या असल में जहां पर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये लॉन्च पैड की तरफ कार्रवाई होगी, कराची की तरफ से, पोर्ट की तरफ से कुछ होता हुआ देख सकते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि डैमेज कम हो। हम चाहते हैं पूरे, क्या हम ऑल और वॉर चाहते हैं? ऐसी हमें संभावना लगती नहीं मुझको कि हम बहुत के तैयार हैं ना वो चाहेंगे। तो महत्वपूर्ण है कि जो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज हैं इस एरिया में उनको मारा जाए। अगर देखिए आतंकवादी कौन है, आतंकवादी ये कुछ चेहरे नहीं है, आतंकवादी वो हैं जो कि उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो उनको बना रहे हैं। ये तो कुछ देखिए, आपने 10 मारे 10 और आ जाएंगे। खत्म किसको करना है? खत्म करना है मुनीर को। मुनीर इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। वो जिस 2 दिन पहले उन्होंने बोला भी था और सब उकसावे की कार्रवाई हुई। अब उनको अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, तो ये पाकिस्तान आर्मी पर अटैक करना होगा। हम खून यहां बह रहा है, खून यहां बहना चाहिए। ये नंबर 1। नंबर 2, अब हम बात करते हैं टेक्निकल ऑपरेशंस की। अगर टेक्निकल ऑपरेशन चाहते हैं तो जो डिप्लॉयमेंट पिछले 1 हफ्ते में हुए इस क्षेत्र में पाकिस्तान में, इनको हमको पहले न्यूट्रलाइज करना होगा, या तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उनको इस ढंग से इंपेयर कर दें कि वो काम करने लायक नहीं है। इसके लिए दो चीजें हैं कि हम कब वो अटैक प्लान करते हैं। इसके लिए नेवी का इस क्षेत्र में आज पूरे दिन जब हमने डिस्कस किया ना सर, एक बड़ा पॉइंट मैं ये आइए जरा अनुपमा जी आपसे जानना चाहता हूं। ये लगातार कहा जाता रहा और इसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन डिस्कशन जारी रहेगा कि ये असल में आसिम मुनीर को कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा विलेन ये, सबसे बड़ा दुश्मन आइडेंटिफाई करो ना, कौन है तुम्हारा दुश्मन। कई लोग कहते रहे नहीं ऐसा नहीं है। असल में आपको ये देखना पड़ेगा कि आइडियोलॉजीज पनप कहां से रही है, कौन सी विचारधारा है जो असल में मुनीर को भी बना रही है। आपको क्या लगता है दुश्मन कौन है? दुश्मन वो मास्टरमाइंड्स हैं जो ये जैसे बता रहे हैं वो पूरा प्लान करते हैं, और जो कि एंटी इंडिया, उनका मिशन इज एंटी इंडिया। हर कोई कार्रवाई जो कि इंडिया को डैमेज करे, डिस्ट्रॉय करे। और मैं आई एम फ्रॉम JNK, मैं कश्मीरी हिंदू हूं, और मैं ये 35 ईयर से पिछले देखते आ रही हूँ। एज ए चाइल्ड जब मैं स्कूल में थी तब देखा है मैंने अपनी फैमिली के लोगों को मरते देखा है, आसपास के लोगों को मरते देखा है, कैसे वहां से हमें माइग्रेशन करना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। तो आइडियोलॉजी इज फ्रॉम अक्रॉस, बेसिकली जैसे सर ने मेंशन किया, पाकिस्तानी आर्मी ISI एंड उनके जो आउटफिट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल टेरराइजिंग तो ये जो कहा जा रहा है ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनके बारे में, क्योंकि आप वहां से ताल्लुक रखती हैं, जी जी, ये कितने महत्वपूर्ण है? वहां का लोकल सपोर्ट ये कैसे मिल रहा है? 100%। जब तक कोई भी मिशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसको लोकल सपोर्ट नहीं है, जैसे कल भी हुआ है। अनलेस एंड अनटिल लोकल सपोर्ट वहां तो पर ये है। कैसे? ये तो कहा जा रहा है कि अपना दुश्मन पहचानो, मुनीर के तौर पर सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो इधर रक्त बीज दिखाई दे रहे हैं उनका खात्मा कैसे होगा? अब कब और कहां के बाद कैसे पर हम आएंगे, हाजिर होते हैं। और अब हम आए हैं चर्चा में, अब उस हिस्से में हम जहां पहुंचे हैं, कब हम डिस्कस कर चुके, कहां हमने जान लिया, कैसे होगा, अब इसकी तरफ आते हैं। और अनुपमा जी मैं आपको बुलाऊंगा, आप प्लीज इधर आइए। यहां पे हमने कुछ एक ऑप्शंस रखे हैं सामने जो हमारा अंदाजा कहता है कि इनमें से ही कुछ होगा। आपको क्या लगता है? प्लीज प्ले कीजिए। यहां ये 3 तरीके हो सकते हैं, या तो आर्मी मूव करे, या एयरफोर्स जाए और सरप्राइज अटैक करे, या फिर इस बार नेवी का, क्योंकि हमने ये भी देखा कि नेवी के ऑफिसर नहीं रहे, अभी उनकी शादी हुई थी। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मुझे बोलते हुए भी मेरे आंखें भर आ रही हैं। उन्होंने अपनी शादी में मुझे बुलाया था। लेफ्टिनेंट नरवाल जो हैं, उनकी 18 तारीख को उनकी शादी थी, और आज देखिए वो इस दुनिया में नहीं है। लेफ्टिनेंट नरवाल 18 तारीख को शादी, हनीमून पर गए हुए थे, और मैम बता रही हैं कि उनको इनवाइट किया गया था, और उनको तो अब यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि ऐसा हुआ है। बिल्कुल दर्दनाक। तो जनरली आर्मी के अलग अलग, ये नेवी में मसलन किसी भी ऑर्गन में उनका ऑफिसर जब इस तरीके से जाता है तो क्या आता है दिल में उनके कि अब हमको दे दो ये काम, हम पूरा करते हैं। बयान नहीं कर सकते, और सबके जज्बे फुल होते हैं कि हम ही जाके करते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, खून का बदला खून। शायद उस मोमेंट के लिए आता है। बट जो मुझे लगता है कि एक प्लान्ड, और जैसे बोलते हैं जोश में होश नहीं गंवाने हैं, प्लान तरीके में वर्ल्ड सपोर्ट के साथ में। आप क्योंकि आर्मी में लॉजिस्टिक्स और कॉन्वॉयज का हिसाब किताब देखती रही हैं, आपको क्या लग रहा है
क्या हो सकता है? आपको तो आप मूवमेंट्स भी बहुत कुछ बता देते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक शायद कंबाइंड ऑपरेशन हो सकता है, जैसे अभी ये भारतीय एक सेना कंबाइंड में- ऑपरेशन हो सकता है। आपको मैं जनरल सिन्हा यहां बुलाना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या हो सकता है जो आपकी पार्टी, वो जो आप डिस्क्लोज कर सके हमारे साथ, या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? होना वो चाहिए कि उसकी दर्द पाकिस्तान महसूस करे। कैसे? आर्मी का एक्शन हो सकता है, एयर एक्शन हो सकता है, नेवल एक्शन हो सकता है, स्टैंड ऑफ मोड में हम लोग कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शन है वो मैं नहीं बोलूंगा। तो क्या सर, जिस तरीके का उत्कर्ष सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, जिस तरीके से हम बलूचिस्तान में चीजें होते हुए देख रहे हैं, टीटीपी ने वैसे भी नाक में दम किया हुआ है, वहां पर पहले से ही जो चल रहा है उसी घाव पर क्या कुछ और हमले किए जा सकते हैं? आप प्लीज आए सर। देखिए, आपका इशारा कोवर्ट ऑपरेशंस की तरफ है। एग्जैक्टली ये किया जा सकता है अगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान या तालिबान अफगानिस्तान या बलोच रिबल्स को हम फरोग दें, क्योंकि ऐसे भी पाकिस्तान इस बारे में एक्यूज करता आया है कि हम उन्हें मदद कर रहे तो हैं। जब आरोप लग ही रहे हैं जी तो फिर हाँ। क्यों ना ये किया जाए? ये किया जाए और शिद्दत के साथ किया जाए। अगर शिद्दत के साथ किया जाए तो एक दिन आप देखेंगे कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बन सकता है। यहां हमने कब, कहां, कैसे के संदर्भ में कुछ लिखा है सर? हिंदुस्तान का बदला कैसे होगा? समुद्र से मिसाइल का हमला करने की क्षमता है, राफेल या सुखोई से भी हमले की ताकत है हमारे पास। हम इसके संदर्भ में डीके पांडे सर प्लीज अब आप आए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा हम्म। कि हम नेवी को इग्नोर कर रहे हैं। नेवी एक बहुत जबरदस्त प्यूनिटिव एक्शन ले सकती है। नेवी इस बार क्या प्यूनिटिव एक्शन लेने के मामले में? ऑपरेशन ट्राइडेंट की मैं याद दिलाना चाहता हूं। हाँ। 4 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर। हाँ। अगर वो एक बार हम कर दें तो पाकिस्तान घुटने पे आएगा। क्या ऑपरेशन त्रिशूल जैसा कुछ हो सकता है सर? प्लीज आए आप। क्या घुटने पर लाने के लिए पाकिस्तान को अब तीनों ही हमारी सेनाएं क्या कोई ऑपरेशन करेंगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि समय बदल चुका है। जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का जमाना था वो लगभग समाप्त हो चुका है। अभी हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं और साथ में प्रिसीजन की तरफ जाते हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक का एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है कि क्या हम ऑल आउट वॉर चाहते हैं या उनको हम सजा देना चाहते हैं। निश्चित रूप से दोनों में दिशाओं में उनको दर्द होगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम क्या निर्णय लेते हैं, क्या सामरिक रूप से इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले एयर स्ट्राइक जाए, जो कि उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करें, डिस्ट्रॉय करें। उसके बाद ग्राउंड लैंड फोर्सेस वहां पर मूव करें और ग्राउंड पर उनको डिस्ट्रॉय करें। सर प्लीज, जनरल वेस्टर्न, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रादर मोर इंपॉर्टेंट ये समझना कि आपकी निगाहें क्या देखती हैं, होना क्या चाहिए, क्या हो सकता है? हमने कुछ ऑप्शंस यहां पर रखे हैं सर जो शायद संभव। दिनेश, होना तो बहुत कुछ चाहिए। हाँ। फुल फ्लेज वॉर भी हो सकता है, सॉर्ट ऑफ वॉर भी हो सकता है, और लोकलाइज्ड एक्शंस भी हो सकते हैं। सर क्या ये बात सही है कि हमास और हिजबुल्लाह भी अब इस तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो सकती है? देखिए, हमास हिजबुल्लाह के पास तो मेरे को नहीं लगता कि अभी इतनी काबिलियत है कि वो आके इधर आए, क्योंकि वो अपनी एक खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां तो पिट रहे हैं। तो हमास और एक हिजबुल्लाह, थ्योरी ये कह रही है कि ये भी आ चुके हैं। नहीं, वो बोलना जरूर उचित होगा, लेकिन देखिए, हम ओवर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते दुश्मन को, ना अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। मेरे को नहीं लगता आज की हालात में हमास, जो खुद वहां पर मरने की अभी स्टेज पे है, वो इधर आएगा। किसी ने यह भी कहा कि चाइना ये नहीं चाहता कि स्टेबल इंडिया दिखाई दे जिसमें जाके इन्वेस्टमेंट्स हो, इसलिए डिस्टर्ब करने की कोशिश हो सकती है और पाकिस्तान के जरिए प्ले कर रहा हो सकता है। क्या आप इसको बाय करते हैं? देखिए, चाइना का इरादा बहुत साफ है और पाकिस्तान, ये दोनों मिले हुए हैं। आपको बांग्लादेश में देख लिया वो क्या कर रहे हैं, ये दोनों की मिली भगत है। ठीक है। वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, लेकिन चाइना को ये भी पता है कि आज जो ट्रेड और टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें आज वो आइसोलेट हो गया है, और कल अगर चाइना का इसमें हाथ दिखता है तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स हर लिहाज से इकोनॉमिकली उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। भारत बदला ले, पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है, लेकिन कब, कहां, कैसे ये होगा, होना चाहिए, इसकी एक झलक हमने आपको दिखाई। इस वक्त की हेडलाइंस अब ये दिखाता हूं आपको। जाने से पहले आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं यहां पहुंचने के लिए और अपनी महत्व